सब जो होता है उसकी अलामत, उसकी निशानियाँ जो होती हैं वो तरक्की की होती हैं, सेहत की होती हैं, आफियत की होती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो खिदमत क़ल्ब के लिए जानी पहचानी भी जाती हैं, और माशाल्लाह दीन इस्लाम में यही कहा गया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि दूसरों के साथ ना सिर्फ रहम करने वाले हैं बल्कि दूसरों की मदद करने वाले भी हैं, जिसमें इफ्तिखार साहब सर फहरिस्त हैं, जनाब डॉक्टर मखदूम मोहिउद्दीन साहब हैं, आमिर खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं MLC, और सिद्दीक साहब हैं, और आगा मुजाहिद हैं, और तमाम नाम मुझे नहीं मालूम लेकिन हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो बहरहाल आज इफ्तिखार साहब ख़ास तौर पे कम से कम एक हफ्ते से ये मनसूबाबंदी कर रहे थे, ये प्लानिंग बना रहे थे कि आमिर साहब को इस दफ्तर में मदऊ किया जाएगा। तो आज उन्होंने मदऊ तो कर दिया है और आखिर कामयाब हुआ। नहीं वैसे भी आमिर साहब की मजबूरी भी है माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला उनके इसी तरह मसरूफ रखे। मैं समझता हूँ कि सबको मसरूफ रखे। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र एहसान है, अच्छे काम वो भी जब अच्छे कामों की बात निकलती है तो मैं समझता हूँ कि जो पहला खिताब होगा, लेकिन मुख्तसर और मुफीद होगा, वो आगा मुजाहिद का होगा, जो अली हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, और वो जाने वाले थे लेकिन इफ्तिखार साहब की मोहब्बत में और आमिर साहब की मोहब्बत में रुक गए। बोल देना था, बोल दूं? बिल्कुल बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मुबारक वादी का वो है कि जो है काम जो नौयत का किया जा रहा है, और इफ्तिखार भाई जिस इन्हिमाक के साथ, जिस तवज्जो के साथ, जिस खुलूस के साथ वो अंजाम देते हैं, मकाम बदल सकता है, काम की नौयत और उसका खुलूस जो है अपनी जगह पर बाकी रहेगा, और बुलंदियों तक जो है, जो फैज़ आम माना ही उसका फैज़ आम है, जो बार बार जो है लोगों को और अजनबियों को। सबसे मुझे जो अजीब बात दिखती है, चैरिटी में जो है भी प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो आशनाओं से ज्यादा होते हैं। इफ्तिखार भाई का और फैज़ आम का इफ्तिखार भाई के सबब से ये है कि पहचान की बुनियाद पर वो चैरिटी नहीं करते, वो आइडेंटिफाई जरूरत को करते हैं, और कोई भी हो जाए, और किसी कौम से भी हो जाए, कहीं से भी हो जाए, वो करना बहुत बड़ी बात है। और लिल्लाहियत के लिए वो जरूरी है कि जिसमें इंसान की अना और इंसान की खुद की शोहरत का कोई थोड़ा सा भी जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो ये मुनफरिद इदारा है जो लिल्लाहियत की बुनियाद पर और आम को जो लफ्ज़ है, आम जो लफ्ज़ है, वो फैज़ को आम करने वाली बात को पूरी तरीके से जो है अपनाए हुए है। और दुआगो हूँ कि इफ्तिखार भाई और उनके जो साथी मिलके इस काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह उनको सेहत, तवानाई, हौसला, हिम्मत, रिसोर्सेज ये सब फराहम करें, और ये एक कदम और भी तेजी से उस बुलंदी से यहाँ पर आया है। इसकी बुलंदी काम से है, मकाम से नहीं है। इसी दुआ के साथ मैं जो है शुक्रिया कहता हूँ। आपने काम की बहुत अहमियत बताई है, और काम कहीं से भी किया जा सकता है। तो बहरहाल माशाल्लाह से वहाँ दफ्तर था, वहाँ से यहाँ मुंतकिल हुआ, और ख़ासतौर पे बड़े साहब जो जाहिद अली खान साहब हैं, हम प्यार से बड़े साहब कहते हैं सियासत। तो बड़े साहब की ख्वाहिश थी, इफ्तिखार साहब ने बताया कि ये आप दफ्तर कहीं मुंतकिल कीजिए, तो उसी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए दफ्तर मुंतकिल किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये भी मोहब्बतों की बात होती है, आपस में जो खुलूस एहतराम जो होता है उसकी बात होती है। और अब मैं दावत खिताब दूंगा डॉक्टर मखदूम मोहिउद्दीन को, और डॉक्टर मखदूम मोहिउद्दीन को इसलिए भी दावत खिताब देना ज़रूरी है कि वो जिस तरह आपने कहा कि यहाँ से बुलंदी पर पहुँचते हैं, तो ये ना सिर्फ बुलंदी पर पहुँचे बल्कि दूसरों को पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं फैज़ आम प्रेस के जरिए। जो लोग खत्म करके आखिरत की मुश्किल मैदान में जब कदम रखते हैं, तो बस दुनिया उन्हीं को आइंदा चल के याद रखती है। जो कश्मकश दहर से निकलकर मुश्किल मैदान में सफ़र करते हैं और अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं।
آخرت میں وہ سربلند ہوں گے۔ اس فانی دنیا میں اس کو سمجھنا اور اس کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنا بس وہ چند لوگوں کے اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے اور اس کام پہ جو ہے اس کو معمور کرتا ہے۔ وہ سب کچھ نچھاور کر چکے، میری نظروں کے سامنے سب کچھ نچھاور کر دیے، جو کچھ تھا۔ یہ اس کی ایک آخری مثال ہے۔ شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو اس رتبے پہ پہنچ پائے اپنی زندگی میں، ورنہ نہیں تو ہماری ساری زندگی کے کاموں میں ہی صرف ہو جاتی ہے اور آخری وقت تک وہ کام پائے تکمیل ہو نہیں پہنچتی۔ اس ٹرسٹ کی بقا کے لیے جو کچھ دور بینی، دور اندیشی سے افتخار بھائی کام کیے ہیں وہ سبھی کو معلوم ہے، مجھے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود یہ بلڈنگ ان کی اپنی فیاضی کی ایک نشانی ہے۔ آج فیض کو اپنا صحیح مقام ملا، ایک صحیح گھر ملا، یہ انہی کی اپنی سوچ ہے، سمجھ ہے، اور اللہ تعالیٰ حقوق العباد کا جو درجہ رکھا ہے وہ ہماری نظروں سے یہ رہتی دنیا میں اتنا توجہ اس پر اتنی نہیں جاتی جتنی جانا چاہیے۔ ہم حقوق العباد یعنی حقوق اللہ کی چند فرائض کی تکمیل کے بعد یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس ہمارے فرائض انجام ہو چکے۔ حقوق العباد کی طرف شاید ہی کبھی ہماری توجہ جاتی کہ آپ کے بازو جو ہے، آپ کا جو پڑوسی ہے، آپ کے جو حقدار ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اتنا بہرور نہیں ہوئے ہیں، وہ آپ کی نظر کے منتظر ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے، میں وہ سوچ چند ہی لوگوں میں اس سوچ کو دیکھتا ہوں۔ میں تو ایک عام الفاظ میں یہ بولوں گا کہ ایک زندہ ولی کی شخصیت ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اگر اس کو غور سے اگر دیکھا جائے، غور سے اس کو انالائز اگر کیا جائے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم سب ان کے جو راستہ ہے اس کو اس پر چلیں، ان کا ساتھ دیں۔ بس یہی زندگی کی شاید کامیابی۔ جہاں تک اہم شخصیتوں کا، عظیم شخصیتوں کا سوال ہے، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو اس کا غیر معمولی لوگوں پر اثر بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں بتاتا ہوں، شہر حیدرآباد میں اگر اس طرح کی شخصیتوں کا ذکر کیا جائے تو افتخار صاحب بھی آتے ہیں، جناب ظاہر علی خان صاحب بھی آتے ہیں۔ تو ایک واقعہ سناتا ہوں، حال ہی میں افتخار صاحب بھی موجود تھے وہاں پر۔ ایک لڑکا آیا ہے، مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ اپنے لڑکے کو لائے ہیں کہ میرا بچہ پائلٹ بننا چاہتا ہے اور اسے کچھ رقم کی ضرورت ہے، ہم نے تقریباً 30 لاکھ روپے اپنا گھر بیچ کر اس کا انتظام کر دیا ہے، اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ لوگوں سے پوچھے تو کہا گیا ہے کہ جاؤ سیاست جاؤ۔ تو بہرحال جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے یا کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر احسان ہے، یہ بہت بڑا شکر احسان ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست جاؤ۔ تو بہرحال وہ امام صاحب وہاں تشریف لائے تو بات چیت ہوئی، اس کے بعد کچھ یہ کہ 2 اسٹوری بھی ہم شائع کریں گے، اس کا فیصلہ بھی ہوا۔ لیکن میں نے کہا کہ صاحب دیکھیے، جس کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اثر بھی دیتا ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ لوگ جب افتخار صاحب ہو یا آپ ہو
جب کسی کی سفارش کرتے ہیں یا اپیل کرتے ہیں تو اس کی مدد ہو جاتی ہے. تو ظاہر علی خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کسی کو فون کیا اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے دوسرے دن مجھے بلا کے بڑی خوشی سے ایک لفافہ دکھایا. اچھا سا موٹا سا لفافہ تھا. تو میں بولا یہ کیا ہے؟ بولے کہ کل ہم آپ جو جس بچے کی بات کر رہے تھے میں نے کچھ فون کیا تھا اور فون کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر اللہ کی فضل سے 6 یا 8 لاکھ روپے جمع ہو. تو یہ نیتوں پر دار مدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اثر دیتا ہے. تو ڈاکٹر مخدوم محی الدین کی زبان میں بھی اللہ کے فضل سے بہت زیادہ اثر ہے. اور افتخار صاحب کا بھی آپ تو سب جانتے ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ صدیق صاحب کی گزارش ہے کہ وہ بھی کچھ چند الفاظ کہیں. تو افتخار صاحب کی اجازت ہے تو پھر when we think with gratitude of Mr. Iftikhar Sahab, the way he is rendering the services to the common people and to the students. He has given a message that Faiz-e-Aam Trust means unity. Faiz-e-Aam Trust means working together for the common cause. Where there is life, where there is sacrifice, and where there should be unselfish toils. And more from that, you have given also a message that cooperation is the mightiest thing in unity. Because cooperation is the mightiest thing, the way we produce the power, it accelerates by the cooperation. Sir, Iftikhar sir, you have proved yourself that you can do it and undo it. You can go in the further stages. For the past 10 years we are seeing you, the way which you are rendering the services, that is unparalleled to compare with someone. Really, on this solemn occasion that you have shifted the residence of your office, Allah Ta'ala से आने वाले परेशानी और बलायत से हम सबको महफूज रखें. बस इसी के साथ मैं शुक्र गुजार हूँ आपको. یہ الفاظ بھی کم ہے. ویسے بھی جہاں تک بندوں کا شکر ہے اللہ تعالیٰ یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اللہ کے فضل کرم سے اس محفل میں تمام لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اور ویسے بھی جہاں تک جناب اس سے شکر کا سوال ہے, شکر اور شکر کی بات کر رہا تھا میں, تو یہاں موجود ہے. اور یہ کچھ اہم بات ہے کہ اس طرح کی سرگرمیوں میں بھی وہ ویسے پروفیسر اچھے شکر صاحب کو کہ وہ بھی کچھ بات کریں. آج اس نئی آفس کا یہاں پر افتتاح ہوا. ایک ہفتہ پہلے شاید اس آفس کا افتتاح ہوا, لیکن آج ایک چھوٹی سی تقریب والوں نے اہتمام کیا. یاد صاحب بتا رہے تھے کہ میں ایسے کاموں میں آ رہا ہوں, میں پہلے بچپن سے ہی کام کرتا ہوں. دراصل ابھی شہزاد صاحب کے میں سے پیش لوگوں حضرات نے کہا ہے کہ فیض-e-عام ٹرسٹ کے جانب سے بہت سے فلاحی کام ہوتے ہیں. تو فیض-e-عام نام خود ہے فیض-e-عام, یعنی کہ ایک عام آدمی تک فیض پہنچنا, وہ کام میں افتخار صاحب الحمدللہ کامیاب ہو چکے ہیں. کئی ہم لوگ دیکھتے ہیں اخبارات میں مسلسل کوریج ہوتے رہتا ہے کہ ملت ٹرسٹ کے اشتراک سے, سیاست کے اشتراک سے یہ بہت سے فلاحی کام انجام دیتے ہیں. جہاں تک سیاست ادارے سیاست کا تعلق ہے, ادارے سیاست کے فلاحی کاموں سے تو ہم تمام واقف ہیں. ملت فنڈ کے ذریعے یہ ادارے کے ذریعے جناب زاہد علی خان صاحب کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے قوم اور ملت, ہم تمام لوگ واقف ہیں. اور عامر علی صاحب کا بھی, عامر علی خان صاحب کا بھی کنٹریبیوشن ہے. اور ابھی تو الحمدللہ راضی ہو چکے ہیں, معزز رکن کونسل ہے, اور ان سے امید کرتا ہوں کہ اس کام کو اور آگے بڑھائیں. حکومت کے تعاون سے, حکومت کے جو بھی فنڈس وغیرہ رہتے اس کے اشتراک سے اور اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جہاں تک افتخار صاحب کا سوال ہے, وہ تو فلاحی کام بہت سے فلاحی کام کرتے ہیں. میں روز مجھے ویڈیوز بھی آتے ہیں افتخار صاحب کے, تو میں دیکھتا ہوں کہ مسلسل کام سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آج دیکھیے سب سے نہ صرف ہماری کمیونٹی بلکہ ایک عام سماج کے لیے
دو شعبے پہ ہم بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایک تو تعلیمی شعبہ ایجوکیشن, دوسرا میڈیکل. تو یہ دو کے دو شعبے کمرشل ہو چکے ہیں. ابھی میرے آغا صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے ڈاکٹرز کو ہائر کر رہے ہیں ہاسپٹلس میں, وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ہاسپٹل میں بھی ایسے کئی لوگ آتے ہوئے اس ڈاکٹرز کو ہائر نہیں کرتے کہ ان کو ٹارگیٹ ایک تنخواہ دی جا رہی 5 لاکھ تنخواہ, اور آپ کا ٹارگیٹ ہے 30 لاکھ. اب 30 لاکھ کرنا ہے, چاہے پیشنٹ کس حالت میں ہو, یا پیشنٹ بیمار ہو یا مت ہو, اس کے پاس پیسے ہو یا وہ اتنی مالی سکت رکھتا ہو یا نہیں رکھتا, وہ دیکھتے نہیں, بلکہ پیشنٹ کے پاس سے پیسے کلیکٹ کرنا اور مینجمنٹ کو دینا ہے. تو اس فیلڈ میں آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں, کمرشل لوگ, جتنے کارپوریٹ ہاسپٹل سے بلڈرز کے ہاتھ میں چلے گئے. اب آپ دیکھیے نئے نئے جو ہاسپٹلس آ رہے ہیں اس میں کون کون لوگ ہیں. اس میں ڈاکٹرز نہیں ہیں, مینجمنٹ میں بلڈرز ہیں, مینجمنٹ میں پالیٹیشنس ہیں, مینجمنٹ میں اور کوئی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. جو شخص جس شعبے میں ہوتا ہے وہ اسی کو ہمدردی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے, اس شعبے میں کام کرتا ہے, اس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اگر ہم بچپن سے ایک مرغی کو بھی اگر پالتے ہیں تو اس سے ہم کو ہمدردی پیدا ہوتی ہے. تو ایک پرندے کو پالتے ہیں تو ہمدردی, تو وہ بالکل کمرشل فیلڈ سے آ کے یہ اس فیلڈ کو بھی کمرشل بنا. اسی طریقے سے تعلیم میں, کیونکہ تعلیمی شعبے میں بھی ایجوکیشن میں اتنا کمرشلائز ہو گیا ہے. ابھی جو لوگ ایجوکیشن کو کمرشل کیے تھے وہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ کی لائن میں آئے. اب دیکھیے ہاسپٹل نئے نئے وہی لوگوں کے ہاسپٹلس آ رہے ہیں. تو اس کام کی بہت ضرورت تھی. افتخار صاحب الحمدللہ ابھی بتایا جا رہا تھا کہ ایک زینے پہ ایک ترقی کا زینہ طے کیے. میری اللہ سے میری دعا ہے کہ اور کئی زینے وہ ترقی کرے. وہ تو ترقی شخصی طور پر تو ترقی یافتہ ہے, فیض عام کو اس اونچائی پر لے کے جائے, اس بلندی پر لے کے جائے, اور عوام کی خدمت اسی طرح کرتے رہے. تو میں افتخار صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے میں دعا کو ان کے فیض عام ٹرسٹ دن بہ دن اور ترقی کرے. کہ وہ اب اس طرح کے کاموں میں شامل ہو رہے ہیں, اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ریاکاری سے ہمیشہ دور رہتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ منہ کے سامنے وہ بولیں. تو بہرحال ماشاء اللہ سے بہت اچھی بات ہوئی ہے. تو بہرحال جہاں تک فیض عام ٹرسٹ کا سوال ہے, فیض عام ٹرسٹ اور سیاست نے جو کام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت کم تنظیمیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. ایک کام بتاتا ہوں, ایک فیملی جو آئی تھی, کیونکہ کسی کی اگر کوئی مدد کرتا ہے تو کوئی وہ احسان نہیں کر رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قابل بنایا ہے کہ دوسروں کی مدد کرے. تو اللہ تعالیٰ نے سیاست ہو یا فیض عام ٹرسٹ ہو اس قابل بنایا ہے, یعنی اللہ کی دین ہے, سمجھیے یہ اللہ کا شکر ہے. تو بہرحال ایک فیملی ہے, اور وہ فیملی تقریباً 13 بچے ہیں. وہ فیملی آئی تھی اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے پر جو خرچ آیا ہے سیاست اور فیض عام ٹرسٹ نے تقریباً 12 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک بچی ہے جس نے MD کی, اب MD فائنل ایئر ہے ان کا. تو وہ بچی آئی تھی کیونکہ یہاں MLC صاحب موجود ہیں, اس لیے کہ یہ کہنا ضروری ہے کہ عامر علی خان صاحب MLC بننے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ جو اپنی تنخواہ ہے وہ ملت کے لیے دے دیں گے. تو آپ نے دیکھا اور دے بھی دیا. تو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی آئی تھی ہمارے پاس, تقریباً 11 لاکھ روپے ان پر صرف ہو چکے تھے, اور اس کے بہت اچھے بہتر نتائج برآمد بھی ہوئے. اور ماشاء اللہ سے پروفیشنل کورسز کر رہے ہیں, انجینئرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں بچیاں, یہاں تک کہ اس خاندان میں عالمہ حافظہ بھی ہے اللہ کی طرف سے. تو وہ بچی MD کے جب ایڈمیشن ہو رہا تھا 11,000 رینک آیا تھا, آل انڈیا رینک اس کا. تو وہ آئی بچی آ کر بولی کہ مجھے ایڈمیشن تو مل رہا ہے لیکن رجسٹریشن کے پیسے نہیں ہیں, اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ بار بار میں فیض عام ٹرسٹ کو جا رہے ہیں, بار بار سیاست کر رہے ہیں. شرما کی بات نہیں ہے. عامر صاحب اندر تھے, آپ جائیے ضرور کر. عامر صاحب نے کچھ لکھ کر دیا, امجد صاحب یہاں پر موجود ہیں. تو بہرحال PA کو لکھ کر دیا, وہ بچی کو 25,000 روپये ملے اور رجسٹریشن کروا لی. پھر وہ بچی آئی آ کے بولی کہ اب 1 لاکھ کی ضرورت ہے میرے کو, بہت پریشان ہو گئے. اور میں گواہ ہوں کہ عامر صاحب کے پاس گئے, 1 لاکھ روپے وہاں ملے, اور انہوں نے وہ بچی جب باہر اتر رہی تھی سیڑھیوں پہ, روتے ہوئے اتر رہی تھی. تو وہ خوشی کے آنسو تھے, کامیابی کے آنسو تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے آگے بڑھانے میں جہاں فیض عام ٹرسٹ کا حصہ رہا, سیاست کا حصہ رہا, آپ تمام کا حصہ رہا.
ये सबसे अहम बात है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो क्रेडिट इफ्तिखार साहब को जाता है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफियत से रखे, उनकी उम्र भर में तरक्की अता फरमाए, क्योंकि आज जो भी होता है सिर्फ अपना और अपने औलाद का देख रहे हैं लोग। दूसरों के लिए जीना ये बहुत बड़ी बात है। अपने लिए जीना सब जीते हैं, लेकिन आप ऐसी शख्सियतें हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो बहरहाल जब दूसरों के लिए जीने की बात आती है तो आमिर साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, और मैं समझता हूँ कि जी एडिटर सदाय हुसैनी भी मौजूद हैं यहाँ पर। आप और शरीफ भाई, हमारे मुस्तफा नाम हाजिर भाई, तमाम की खिदमत सलाम अलैकुम। तो बादस कलाम ये है कि जो इस महफिल को रखा गया है इफ्तिखार भाई की जानिब से, इसका इफ्तिताह तो अमल में आ चुका था, मगर क्यों कुछ इजहार ख्याल के लिए ये ज़रूरी था कहना। फैज़-ए-आम ट्रस्ट बशीरबाग पर था, 5वें फ्लोर पर। लोगों को जिसको दर्द होता है वो तो वहाँ पहुँचता था, मगर आपने उनके दर्द को महसूस करते हुए 5वें माले से निकल के फर्स्ट माले पे आए हैं। और जो फैज़-ए-आम का नूर था, अब वो नूरी ट्रैवल्स की जगह पे नूरी मंजिल में ये इंशाल्लाह पूरे मुल्क भर में फैलता है और काम हो रहा है। और इफ्तिखार भाई की खुसूसियत ये कि देखिए, आप जैसा कहा रियाज भाई ने कि आप फिट है, सेहतमंद है, इसकी वजह यह है कि आप दुआओं में हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि मैं इज़्ज़तदार बनना चाह रहा हूँ, तो सरकार ने जवाब दिया कि तो आवाम की खिदमत कर, यानी जो खादिम कौम होता है वही क़ायद कौम होता है। तो इफ्तिखार भाई एक तरह से क़यादत कर रहे हैं मिल्लत की, उम्मत की, और साथ में सियासत का जो इश्तराक है ये काबिल सताइश है। होता ही है कि अखबारात वाले, हम भी अखबार वाले हैं, आप लोग भी अखबार वाले हैं, हम ढूंढते हैं कि हमको इश्तिहार कैसा मिले, मगर सियासत उस मनाजिल को तय कर चुका है कि वो आज किसी के डिपेंड नहीं है। खुद से अपनी तनख्वाह को 20 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि कुछ लोग सियासी कायदीन लोगों के पेंट हाउस खा जाते हैं, यानी ताकत में आने के बाद ज़मीनें खा जाते हैं, मगर आमिर अली खान साहब ने अपनी तनख्वाह गरीबों को दे दी है। तो ये एक बुजुर्गवारी है उनकी। वजह यह है कि ऐसे लोग अगर सियासत में आते हैं, मैं समझता हूँ खिदमत होगी कौम की, मिल्लत की तरक्की होगी। और इफ्तिखार भाई की जो सेहत का राज है वो ये है कि वो दिन रात काम करते हैं और टाइम के पाबंद है। ऐ काश वो चीज़ हमें भी मुंतकिल हो जाए, वक्त की पाबंदी। और फिर एक बार मुबारकबाद शुक्र भाई, आपकी एकेडमी की जानिब से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से फैज़-ए-आम ट्रस्ट को क्या फ़ायदा हो सकता है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि एक आप वाहिद इस वक्त एक ऑफिसर है उर्दू माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो असर रखते हैं। आमिर भाई आपके साथ नुमाइंदगी करेंगे और आप वहाँ से फंड्स जारी कर सकते हैं और फैज़-ए-आम की ट्रस्ट की जानिब से वो खिदमत हो सकती है। और एक बार मैं ज़रूरी है, क्योंकि रिजवान भाई जो है इफ्तिखार भाई के साथ साए की तरह होते हैं, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके दामाद मौलाए मुश्किल सियासत अली अलैहिस्सलाम रहा करते थे, इफ्तिखार भाई के साथ आपके दामाद रिजवान भाई रहते हैं। इन बातों के साथ शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जाने वाले भी हैं, हाँ तो बहरहाल फाजिल भी हैं, परवेज भी हैं, तो मैं अपने फाजिलाना ख्याल कर रहा हूँ। दिन दीजिए साहब, रात भी दीजिए, दिन के बारे में आमिर अली खान साहब, शुक्र भाई, नियाज भाई, हमारे कॉलेज के साथी तकी भाई, रावा साहब और तमाम हजरात। इसलिए नया नहीं है कि उनके खून में वो शामिल है। आप लोग जानते होंगे कि हैदराबाद में पेट्रोल लाने वाले सही है ना, आपके वालिद साहब जो है हैदराबाद में पहला पेट्रोल लाने वाले। आप जिस ज़माने में अंधेरा होता था तो मगरिब के बाद कहीं इधर जा नहीं सकता था, तो पेट्रोल पंप भी जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो एक पूरी फैमिली जो है शुरू से सिलसिला चला रहा है। और जहाँ तक फैज़-ए-आम का ताल्लुक़ है, मैं इस लिहाज से उसका बेनिफिशरी हूँ कि मैंने आज तक जितने लोगों के लिए सिफारिशी तहरीर नहीं किया। कभी पूछा नहीं कि मेरे पास एक ऑपरेटर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर, उनका बच्चा 7th क्लास से शुरू करा, इंजीनियरिंग ख़त्म करने तक जो है फैज़-ए-आम ट्रस्ट से उसकी फीस के लिए पैसे मिलते रहे। आज मज़ीद आ रहे कि हम मुसल्ली हैं, आप भी हम भी। आप बस बाहर निकल रहे थे, बच्चे आजकल फैशन बन गया या मजबूरी निभाने में स्कूल के कार्ड लेने के, रिपोर्ट्स लेने के जो है फीस के बोले, तो आप फौरी बोले कि आप फीस पे आ जाओ, पूरी फीस बंद हो। उस बात का मैं गवाह हूँ।
बहरहाल कई NGO से ताल्लुक़ है, साबित है, मगर सामने तारीफ नहीं करना चाहिए, मगर ये हकीकत है और हम गवाह भी देंगे इंशाल्लाह क़यामत में कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल जो है बेलोस खिदमत है आपकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे आखिरत का तोशा बनाए आपके और ये फैज़ाम जारी रहे। आमीन। और ये यहाँ पर आप आए तो ये घर वापसी है, बस घर वापसी है और इंशाअल्लाह ताला और आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला फैज़ करते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल माशा के खल्क़ का सवाल है, सबसे बड़ी इबादत कहा गया है खिदमत खल्क़ को, रोतों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में आप देखेंगे कि अपनी गुफ्तगू के जरिए अगर आप किसी को खुश कर सकते हैं तो वो भी एक सदका है। आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है वो भी एक सदका है। तो इस मामले में आमिर खान साहब का जवाब भी है माशाल्लाह हमारा बहुत है। तो हमेशा मुस्कुराते रहे, अल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्कुराते रखे। तो मैं ये इसी के साथ आपसे गुजारिश करूँगा कि कुछ अल्फाज अस्सलाम वालेकुम। जनाब महमूद साहब, शुक्र साहब, सदर लीडर साहब, शदीद भाई और हाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आज की खुदगर्जी के दौर में इफ्तिखार साहब जो सेल्फलेसनेस को फैज़ आम के ज़रिए आम कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि एक मशाल राह है जो आज हर एक को इस चीज़ पे अमल करने की ज़रूरत है। रहा सवाल सियासत का और फैज़ आम का, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिक्के के दो रुख हैं जो एक ही चीज़ में लगे हुए हैं कि किस तरह किसको कितना फ़ायदा पहुँच सकता है। मेरी अपनी पर्सनल अगर आप देखेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी को अगर आप 3 हिस्सों में बांट देंगे तो 21 साल 21 साल 21 साल, तो 63 साल में मेरा मानना ये है कि एक इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद जो बोनस है, अल्लाह ताला चाह रहा कि आप अभी और ज़िंदगी दुनिया में रहिए तो वो बोनस में आपको मिलती है। तो उस 21 सालों में अगर मैं देखें तो 21 साल पहले 21 साल तो आपके गुजर जाते हैं, बाकी के जो 42 साल बचते हैं अगर हम उसको पैमाना बना के चले तो वो भी मैं समझता हूँ कि 10-12 हज़ार दिन से ज़्यादा नहीं होते। तो 12 हज़ार दिन में आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है, या आप 12 हज़ार दिन में अपनी ज़रूरत के बाद भी कितने नस्बुलैन के तौर पे लेके चले, एक निशाना बना के लेके चले, तो मैं समझता हूँ कि हम खिताब कर सकते ज़्यादा फैज़ आम को फैज़ लोगों तक पहुँचा सकते हैं। वैसा ही मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार साहब हर मामले में कभी ना कभी अपने दर्द के लिए आगे बढ़ते हैं, दर्द को लेकर आगे बढ़ते हैं ताकि लोगों का जो दर्द है वो कम हो सके और आप उसमें हमदर्द बन के आगे बढ़ के आगे आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ही एक तरीक़ा अगर चलता है, इसलिए कि आप देखिए कि एक मज़हब में जिसमें एक सुतून ज़कात निकालने का है ताकि वही रकम, खुद कुरान शरीफ की एक आयत ऐसी है कि जिसमें यह है कि चंद महदूद हाथों के बीच में ही ये रकम ना घूमते रहना और इसको आम करना जो ज़कात के सिस्टम को बताया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़कात निकालने के बावजूद भी अगर 70 साल में मुसलमानों की ये हालत इस तरह होती है तो ये कहीं ना कहीं जो नुक्स है उसे दूर करने की ज़रूरत है। अब ये है कि हुनर और तालीम, ये दो चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तालीम पे तो यकीनन तवज्जो दी जा रही है, लोग अपने तालीम के एतबार से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि अगर हम हुनर पैदा कर सकते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हम एक आदमी के नीचे 10 लोगों को नौकरी देने के काबिल बन सकते हैं। और फैज़ आम के तौर पे हों, सियासत के ज़रिए हों,
जहाँ तक भी मैं समझता हूँ कि सब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक पेशकश मैंने की थी कि जितने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं सब एक जगह आके अगर हम अपना अपना रोल डिफाइन कर लेंगे तो ये एक नई बुनियाद बन सकती है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर जो चीज़ हैदराबाद से शुरू होती है वो पूरे हिंदुस्तान में उसका असर पहुँचता है। वैसी उसी तरीके से अगर जो जनरल फिलॉसफी अगर देखेंगे तो ये है कि किस तरीके से हम हुनरमंद बना सकते हैं लोगों को। आज इतना ज़्यादा नज़्म होने के बावजूद भी रमज़ान का 2 ईदें ऐसे हैं हमारे, जो एक रमज़ान है दूसरी बकरीद है, उसके बावजूद भी मैं परसों कहीं डिस्कस कर रहा था तो ये बोले कि ना हम रमज़ान पे कंट्रोल कर सक रहे हैं ना हम बकरीद के ऊपर कंट्रोल कर सकते। मिसाल के तौर पे ये थी कि रमज़ान में तकरीबन 1000 करोड़ का खजूर यहाँ पे आता है, बिकता है, खपत होती है पूरी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ना इंपोर्ट कर सक रहे ना हम होलसेलर बन सक रहे, वो भी किसी और को चले जा रहा है। उसी तरीके से रमज़ान में अगर बकरीद में अगर देखेंगे तो बकरीद के टाइम पे भी जो कुर्बानी का नज़्म है, अगर कोई कलेक्टिव नज़्म इंतज़ाम होता है तो हम यहाँ पर भी लोगों को इसका फैज़ पहुँचा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी होती है या ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी होती है वहाँ पे हम पीछे हट जा रहे हैं, इसीलिए शायद हम तरक्की नहीं कर सक रहे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अब जबकि इफ्तिखार साहब तो काफ़ी ज़माने से बेड़ा उठाए हैं, लेकिन अब जैसा शुक्र साहब ने एक बात कही है कि MLC बनने के बाद मैं खुद ये सोच रहा था कि जो तरीका एक 2023 में ये चीज़ सोचा था कि 2023 में जब तक MLC का कोई दूर दूर तक आता पता नहीं था तो उस वक्त ये सोचा था कि जब जनवरी से शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद ये MLC का आया, MLC के बाद आज हो रहा कल हो रहा, जो कानूनी कश्मकश में चले गया था। लेकिन अब ये ज़रूर है कि जो चीज़ें फैज़ आम के ज़रिए, सियासत के ज़रिए या शख्सी तौर पे भी जो चीज़ हो रही थी उसको हम 10 गुना कर सकते हैं। तो अब मैं चूँकि दूसरे तरीके से एक सियासी तौर पे आगे बढ़ने की कोशिश है, तो मेरा अपना पर्सनल 2-3 पेट प्रोजेक्ट्स में अपने बना के लेके चलूँ, जिसमें एक आम करना ज़रूरी है। तो ये है कि हर वक्त शिकायत होती है कि औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है, औकाफी जायदादों पे काबिल कब्ज़ा हो जा रहा है या बेचती फ़रोख्त कर दी जा रही हैं। तो मैं ये एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाया जिसके ऊपर मैं काफ़ी ज़माने से काम कर रहा था, इन्वेस्टमेंट भी लगाया था मैं, तो उसमें एक अंदाज़ा घटा कि किस तरीके से इसकी तवज्जो इसको तरक्की के तौर पे इस्तेमाल करें। ये है कि 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है 1 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के वास्ते। तो मैं ये सोचा कि 30 अजला हैं, अगर हम 30 अजला में 30 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो 150 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम वक्फ बोर्ड से हासिल कर सकते हैं। और 150 एकड़ पे 30 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए जो सरमाए की ज़रूरत पड़ेगी वो 150 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये हम हुकूमत से हो, अवामी नुमाइंदे से हो, अगर कोई खैरात के नाम पे देना चाह रहा तो सदका, खैरात, ज़कात, फितरा, जो भी आप उसको जो भी नाम बोलेंगे उससे अगर हम ये चीज़ जमा कर सकते हैं तो ख्याल का इजहार किया था कि क्या ही अच्छा हो कि फैज़ आम का भी एक अपनी एक जगह हो। तो वो उस दिन से मेरे जहन में एक बात चली आ रही थी कि अल्लाह मुझे जब तक ज़िंदा रखे, जब तक कि ये काम नहीं हो जाता, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो काम हो चुका। और मैं एहसानमंद हूँ उन सब हाज़रीन का जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने हर वक्त मेरी हिम्मत अफजाई की है, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इन लोगों की हिम्मत से कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, कोई ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो करते हैं, वो कर रहा हूँ और अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, शायद अल्लाह ताला मुझे, जैसा किसी ने कहा कि इस बात से भी ज़िंदा रखा है, क्योंकि हमारी फैमिली की उम्र 62 ईयर्स है। बहुत सारे लोगों ने माना, मेरे वालिद, दादा, ताया वगैरह सब 62-63 की उम्र में बहुत हो गए। पता नहीं अभी 20-22 बरस और जो है
जिंदा रखा है, तो कुछ काम होगा अल्लाह मियाँ को जो लेना होगा, या कुछ गुनाह ऐसे होंगे जो जिसका भाई होना है, उसको धोना ज़रूरी है और तौबा इस्तग़फ़ार करना बाकी होगा। नूरानी फैज़ पहुंचाना है। नहीं, जो कि है, मैं अपने नज़दीक तो ये सोचता हूँ कि हर वजह से जो अल्लाह ताला जो ये मौका दे रहा है, तो बस अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह से दुआ है कि जब तक ज़िंदा रहूँ फैज़ के काम में मेरे जिंदा रहूँगा, फैज़ के काम में मेरा बहुत